हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी नीट की पीएबीटी हो गई है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले नीट अप्रैल बैच की पीएबीटी का फिजिक्स का पेपर। सो लेट्स डिस्कस इट। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब मतलब जो हमें फॉर्मूला पता है 1 - c/r के इक्वल होती है। ओके, सो अगर सपोज फ्रॉम दी सेंटर पूछा, डिस्टेंस r फ्रॉम दी सेंटर, तो ये जो डेफ्ट होगा वो r - r के इक्वल हो जाएगी। डेफ्ट होगा किसके इक्वल हो जाएगी? r - r के इक्वल होगी। ओके, सो इन दैट सिनेरियो ये हो जाएगा r - r प्लस r अपॉन r। सो विल गेट दिस g इन r अपॉन r। From the surface of Earth at which the weight of the body becomes 1/3 of its weight on the surface of Earth। तो कितने अर्थ के कितने हाइट पर जो वेट होगा वो 1/3 ऑन द वेट ऑन द सरफेस होगा। तो वेट जो होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/3 हो जाएगी वहाँ पर वेट भी 1/3 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है? Gm/r+h²। ओके, अब इट हैज बीन गिवन जो जी डैश है, जी डैश इज g/3 के इक्वल। ओके, वेट अगर आई कैन राइट दिस एज g/3। तो अगर मैं g की जगह पर gm/r² लिख दूं विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस, तो यहां से देखिए हम दिस विल गेट कैंसल्ड। ओके, तो 3r² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3r² की जो वैल्यू होगी वो r+h² के इक्वल हो जाएगी। एंड इन दैट केस आई कैन से दैट √3r विल बी इक्वल टू r+h। तो h की वैल्यू हो जाएगी √3 - 1 इंटू r विच इज 0.73 इंटू r के अराउंड होगा। एंड r की वैल्यू हमें गिवन है 6400 किलोमीटर। सो इसका आंसर अगर फाइंड करेंगे 6400 इंटू 0.732। सो एक बार यहाँ पे कैलकुलेटर में फाइंड कर लेते हैं। 0.732 इंटू 6400। सो हमारा आंसर आएगा 4684.8 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4685 किलोमीटर, विच इज बी ऑप्शन। Going to the next question, a tuning fork vibrates with frequencies। एक tuning fork है which is vibrating with the frequency 256 Hz and gives 1 beat per second with the third normal mode of vibration of an open pipe. What is the length of the pipe? तो tuning fork की frequency जो है वो 256 Hz है and it gives 1 beat per second with the third normal mode of vibration of an open pipe। तो अगर ट्यूनिंग फॉर्क 256 हर्ट्ज है और वो 1 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब जो ओपन पाइप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आइडर 255 होगी या 257 होगी, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 1 है, तो एक का गैप होगा। ओके, एंड यहाँ पर क्या बोला है कि थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ओपन पाइप। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप होगी, because it's an open pipe, it will be NV/2L and third normal mode of vibration बोला है। So I will write here 3V/2L। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ये पहले 255 लेकर चेक करता है। वैसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 255 257 में। यू कैन टेक 257 256 एज वेल, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं 3V/2L से फाइंड करता हूँ तो 3V में V की वैल्यू पुट कर देंगे 340 डिवाइड बाई 2L इज इक्वल टू 255, और यहाँ से मुझे L की वैल्यू मिल जाएगी 255। थ्री से 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 85।
इन सेंटीमीटर पूछा, ओके, तो मीटर में आंसर आएगा, दैट मीन सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, which is the option. Going to next question. A longitudinal wave is represented by this equation. The maximum particle velocity will be 4 times the wave velocity if the determined value of wavelength is equal to. मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स दी वेव वेलोसिटी. तो पार्टिकल की वेलोसिटी को लेट्स से मैं वीपी से डिनोट करता हूँ. अब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ऑसिलेशन की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, और वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा बाई के इक्वल होती है. तो ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से अगर मुझे फाइंड करना है के, तो के की जगह पर पहले मैं लिख देता हूँ 2 पाई बाई लेमरा, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट लेमरा. तो लेमरा कितना हो जाएगा? 2 पाई ए डिवाइड बाई 4. अब देखो पाई की वैल्यू ऑलरेडी एज इट इज रखनी है. एम्पलीट्यूड इज गिवन बाई 10, नीचे 2, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 पाई सेंटीमीटर, मतलब विच इज बी ऑप्शन. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट. मास ऑफ द मून इज 1/81 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ. इफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, वैल्यू ऑफ द सेम ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करना है. एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है √2gm/r. Okay, so if I'll take the ratio of escape velocity for moon and for earth, तो ratio किसका होगा? देखो, that will be ratio will be equal to root of m1 by root of m2 into under root of r2 by r1 के इक्वल हो जाएगा. Okay, because velocity depends on root of m and inversely proportional to root of r. अब देखो ये जो मास होगा m1, that will be the mass of moon, और ये मास होगा अर्थ का. सिमिलरली ये जो होगा मास वो अर्थ का होगा, और ये रेडियस अर्थ का होगा, रेडियस मून का होगा. तो मास ऑफ मून कितना गिवन है कि मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ. सो आई कैन राइट m by m इज 1/81 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून. सो आई कैन राइट दिस एज 4. तो ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, मतलब 2/9. एंड हियर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 है, तो वेलोसिटी ऑफ मून कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 11.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 9. सो फिर फाइंड आउट, इसको फाइंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो दैट विल बी 22.4 डिवाइड बाई 9. तो 9 2 अगर मैं 18 लिख दूँ, 9 2 18, हियर 44, तो 9 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के अराउंड आएगा आंसर. सो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. गोइंग टू नेक्स्ट. The equation of a transverse wave traveling along a string is given by, तो एक transverse wave की equation given है, traveling wave की equation given है, and we have to find out the velocity of wave. Velocity of wave किसके इक्वल होती है? Velocity of wave is equal to omega by k. Omega कितना given? तो as you can see here, omega is this 600, and k की वैल्यू कितनी given? तो k की वैल्यू 20 into 10⁻³ given है, but that is in per mm. k की वैल्यू किस में? पर एम में. हमें पर मीटर में फाइंड करनी होगी, तो पर मीटर में फाइंड करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻³, सो दैट विल बी 20 पर मीटर हो जाएगी. सो यहाँ पर मैं 20 पुट करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर प्लस साइन यूज़ किया. अगर यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, दैट मीन्स द वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सो वेलोसिटी हम लेंगे -30 मीटर पर सेकेंड. So which is B option. Going to the next question. The equation of a wave traveling on a string is given by this, where an extended near distance on a time in SI units. The minimum distance within 2 points having the same oscillating speed. तो एक साइन वेव यहाँ पर गिवन है, मैंने बोला कि कौन से दो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो सेम होगी. तो लेट्स अगर मैं एक ए वाला पार्टिकल लूँगा, तो दूसरा कौन सा पार्टिकल होगा जिसकी सेम स्पीड होगी? तो ए वाले पार्टिकल की सेम स्पीड होगी. ओके, बिकॉज ये एट दिस पॉइंट, ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है पीक पर. तो यहाँ पर अगर 0 होगी तो दूसरी 0 कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी. सो दैट मीन्स कि दो पार्टिकल का ये गैप कितना होगा? ये गैप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू λ/2 के इक्वल होगा. सो हमें फाइंड क्या करना है? λ/2 फाइंड करना है. तो लैम्ब्डा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से मुझे k मिल जाएगा. k की वैल्यू 20 पाई है. सो λ इज इक्वल टू 2 पाई बाई k, वेयर k की वैल्यू अगर मैं 20 पाई पुट करता हूँ, सो दैट विल बी 1/10. ओके, एंड इफ लैम्ब्डा इज 1/10, तो λ/2 कितना होगा? दैट विल बी 1/20.
एंड दैट इज़ इन मीटर. हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, इंटू 100 करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, विच इज़ ए ऑप्शन. Going to next question, angular speed of Earth solid object on equator may appear weightless. Okay, अर्थ के ऊपर इक्वेटर पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके तो उसका वेटलेस कब लगेगा? तो वेटलेस कब होगा? जब उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डेट विल बी काउंटर्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. अब ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. और बिकॉज यहाँ पर ओमेगा हमें फाइंड करना है, आई विल टेक एम ओमेगा स्क्वायर आर. सो यहाँ से एम कैंसिल, जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे. ओमेगा स्क्वायर हमें फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय 6400 किलोमीटर. तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/6400 इंटू 10 क्यूब. And from this I can say that omega will be equal to under root of 1/6400 into 10 square, and that will be 1/80 into 10, which is 1/800. Okay, so 1/800 कितना होगा? तो 1/800 अगर मैं फाइंड करूँ, so that is 1/8 की वैल्यू 12.5 के इक्वल होती है. so 0.125 into 10⁻², which is 1.25 into 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड होगा. तो दैट मीन्स ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between 2 atoms having a distance of 1.21 angstrom between them. The wavelength of the standing wave. यहाँ पर देखिए 2 एटम्स हैं, तो दोनों के बीच में एक वेव क्रिएट हो रही है. इन दैट 3 नोड्स और 2 एंटीनोड्स. तो 3 नोड्स कैसे पॉसिबल किए? फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड और ये थर्ड नोड. और 2 एंटीनोड्स होते हैं, फर्स्ट एंटीनोड एंड दिस इज द सेकंड एंटीनोड. मतलब ये वेव इस तरह से कुछ होगी. ओके, दैट मीन्स कि ये जो लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स है, विच इज 1.21 एंगस्ट्रॉम, वो एग्जैक्टली लैम्बडा के इक्वल होगा. ओके, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.21 एंगस्ट्रॉम. ये ऑप्शन. Two traveling waves produces a standing wave represented by the equation the node closest to the origin in the region. कौन सा नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन होगा? यहाँ पर देखो, कोई भी अगर स्टैंडिंग वेव हो, स्टैंडिंग वेव में ये वाली जो टर्म होती है that is known as the amplitude of wave. Okay, 1 cos 1.57 x. ओके, ये 1 mm में, और ये वाला जो टर्म है वो पर सेंटीमीटर में. तो ये हमारा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा. दिस इज द एम्पलीट्यूड. स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है. अब नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन पूछा, तो दैट मीन्स जहाँ पर नोड होगा, नोड पर जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाता है. मतलब अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूँ तो cos 1.57 x की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो cos ऑफ थीटा 0 कब होता है? cos ऑफ थीटा 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू होती है π/2, और फिर नेक्स्ट 3π/2, और फिर नेक्स्ट 5π/2 एंड सो ऑन. बट हमें क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन फाइंड करनी है, मतलब हम सबसे लोएस्ट वैल्यू लेंगे विच इज़ π/2. तो π/2 पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी π/2 इंटू 1.57. तो अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 ले लूँ, सो आवर आंसर विल बी 1 एंड दैट इज इन सेंटीमीटर. सो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन. Acceleration due to Earth's gravity decreases as you go up or down from Earth's surface. That is true. Okay, Earth की gravity maximum surface पर होती है, ऊपर या नीचे जाएंगे तो it will decrease. Acceleration due to Earth's gravity is same at a height d, height h and depth d from Earth's surface if h equal to d. But that is wrong. Okay, अगर h height पर अगर जाएंगे तो acceleration की वैल्यू 1 minus 2h/r के इक्वल होती है, while depth में जो gravity की वैल्यू होती है वो 1 minus d/r के ऊपर होती है.
तो अगर मैं डी की वैल्यू और एच की वैल्यू सेम ले लूँ, सो ग्रेविटी सेम नहीं मिलेगी. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, which is C option. The equation for transverse or trolling on a rope is given by where y and x are the in centimeter and t in second. The maximum transfer speed of a particle in the rope. तो maximum transfer speed find करनी है. Maximum transfer speed की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड मीन्स ऑसिलेशन की स्पीड हमें फाइंड करें. ऑसिलेशन की मैक्सिमम स्पीड होती है ओमेगा इंटू ए. फिर ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा. ओमेगा कितना मिलेगा? दैट इज 2 इंटू पाई, विच इज 2 पाई. और एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? तो एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 10. ओके, सो दैट इज 20 पाई हो जाएगा. 20 पाई एंड 20 पाई इज इन एज यू कैन सी यहाँ पर 20 पाई जो 10 इज इन सेंटीमीटर है एंड दिस इज इन सेकेंड्स. तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगा. अब इसमें पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 पुट कर दूँ लेट्स से, तो दैट विल बी 62.8 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू 63 सेंटीमीटर पर सेकंड. एंड हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन. Acceleration due to gravity on the surface of what is if the diameter of the earth is reduced to 1/3 of its original value and mass remains unchanged. The acceleration due to gravity on the surface of acceleration due to gravity gm by r square के इक्वल होती है. अगर मास अनचेंज रहे और डायमीटर 1/3 हो जाए, तो डायमीटर मतलब रेडियस भी 1/3 हो जाए, तो रेडियस अगर 1/3 हो जाएगा तो ये 9 ऊपर जाके 9 gm by r square हो जाएगा. दैट मीन्स जो ग्रेविटी होगी वो 9 टाइम्स हो जाएगी. Okay, so answer होगा C option. Two satellites having mass m and 2m respectively is in a circular orbit of radius r and d is in a circular orbit of radius 2r around the earth. Ratio of the kinetic energy of A as well as B. तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी जो थी हम वो जी एम एम अपॉन 2r के इक्वल होती है. तो फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो r रेडियस पर है एंड जो सेकंड सैटेलाइट है वो 2r रेडियस पर है. मतलब पहले केस में हम r की जगह पर r ही लेंगे, बट सेकंड केस में जो m लेंगे वो 2m लेंगे. ओके, स्मॉल m कितना लेंगे? 2m, क्योंकि मास ऑफ द सैटेलाइट 2m. कैपिटल m विल मीन सेम. कैपिटल m इज द मास ऑफ द अर्थ. एंड नीचे जो r है, अब r की जगह पर 2r लेंगे. तो एज यू कैन सी जी एम एम जी एम एम कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये r कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल. मतलब फाइनली 1:1 हमें आंसर मिलेगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. Satellite in an elliptical orbit around the planet, it is observed that velocity of the satellite when it's farthest from the planet 6 times less than the planet closest to the planet. The ratio of distance between the satellite and the planet closest and farthest point is. तो कोई भी पॉइंट पर होगा एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम. तो एंगुलर मोमेंटम एट द फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट द सेकंड पॉइंट. एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होती है mvr. ओके, तो अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो ऐसे, तो लेट्स से दिस इज दिस सन और ये प्लैनेट पी. सैटेलाइट फारदेस्ट कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी. एंड क्लोजेस्ट कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी. दोनों केस में अगर देखोगे तो जो वेलोसिटी होगी वो पोजीशन वेक्टर से ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी. ओके, मतलब आई कैन से कि अगर दोनों साइड परपेंडिकुलर है, वैसे नॉर्मली mvr साइन थीटा होता है, बट थीटा विल बी 90 इन बोथ द केसेस. तो साइन 91 हो जाएगा. मतलब हम आई कैन से इट विल बी ओनली इक्वल टू mvr. अब इसमें यहाँ पर v1 r1 लेते हैं, इसमें यहाँ पर v2 r2, m तो सेम ही रहेगा. तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हेन इट इज farthest is 6 times less than when it is closer velocity. So ये let's take जो v1 है which is the this and this is v2. v1 किसकी स्पीड है जब वो farthest था. तो farthest पॉइंट पर जो उसकी स्पीड है वो v2/6 के इक्वल है. तो आई कैन राइट दिस v1 r1 इज इक्वल टू ये v1 को मैं v2/6 लिख देता हूँ. तो यहाँ से v2 कैंसिल हो जाएगा एंड रेशियो ऑफ द डिस्टेंस क्या हो जाएगा?
at closest and farthest. Closest velocity is 20 so extending string was 10 meter long. That string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 meters. There are 5 segments in one segment, 2 segments, 3 segments, 4 segments, 5 segments. That's a good wave. And the wave velocity is 20 meters per second and the frequency कितनी होगी? So as you know the frequency for a wave category 6 string wave, so that is NV by 12 होगी and N कितना लेंगे यहाँ पर? As you can see यहाँ पर 5 segments होगा, तो 5 segments में से fifth harmonic होगा, एक segment which is parallel N equal to 5 volt. Velocity हम कितनी लेंगे? Velocity length is given by 10. तो यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 है, which is 2. Going to next, our planet is the ratio of mass of the planet in failure degree. The ratio of the planet also. तो escape velocity जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? escape velocity डिपेंड करती है रूट ऑफ 2gm by m. मतलब अगर ratio of mass of the planet is failure degree, मतलब m by r अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली v इंक्रीज होगा, तो दैट स्टेटमेंट escape velocity is independent of the radius of the planet. That is false because escape velocity depends करती है radius of the planet. So I can say both segments, segment 1 is 2 but segment 4 is particle of equal mass move around the circle of radius under the action of the particle to the center. तो यहाँ पर एक तो दो पार्टिकल है जो मूविंग लगते हैं, वो बीच में सेंटर ऑफ मास है, दे आर मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास. तो ऐसे कुछ अट्रैक्शन होगा, तो मैं फाइंड करें स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू द सेंटर. तो हियर आई कैन से कोई भी एक प्लैनेट होता है उसके ऊपर जो अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So I can write centrifugal force equal to gravitational force. Centrifugal force mv square by r. So m gravitational force कितना लेंगे? m into m is 3m square upon. अब डिफरेंस दोनों में कितना होगा? 2r के इक्वल होगा. ओके, तो हियर आई कैन से दैट ये m से कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? m डिवाइड बाई 4r स्क्वायर अपॉन r से एक r कैंसिल, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3m बाई 4 और v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gm बाई 4, विच इज the option. These are in one residual described by the wavelength of the and the time period of the wave are 0.08 So wavelength हमें गिवन है, तो यहाँ पर k की जगह पर क्या गिवन है? k की जगह पर अल्फा गिवन है. तो अल्फा जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल होगा. हमें ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू पता है 0.08. तो कितना आंसर आएगा? दैट विल बी 25 पाई के इक्वल आएगा. तो हम बीटा फाइंड करें. बीटा इज एक्चुअली इन किसकी जगह पर है? तो ओमेगा की जगह पर है. हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड. तो
तो टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकेंड, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाइट अबाउट दिस लोकेशन दैट है 5/4 hours from the center of the earth. The radius of the earth r equals 6400 km. The percentage decrease in the weight of the object. The percentage decrease find करना है। तो percentage decrease in the weight will be equal to delta g by g होगा। ओके, मास तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब डेल्टा बड़ी इक्वल डेल्टा जी बाई जी। तो अगर आर डेल्टा जी किसको डिपेंड करेगा? डेल्टा जी विल बी जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो डेल्टा जी अगर मैं फाइंड करूँ तो फाइनली उसका ग्रेविटेशन पहले कितना था? तो जी एम बाई आर स्क्वायर, बाद में कितना हो गया? जी एम अपॉन आर प्लस 5/4 आर, एंड ओरिजिनल इट वॉज जी एम बाई आर प्लस। ये जी एम ओके, सेकेंड इट इज 1/r स्क्वायर फाइन, ये 9/25 आर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड इवन कैंसिल विद आफ्टर 1 minus 9/25 which is equal to 16/25, and अगर परसेंटेज में फाइंड करना मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 25 4 का एंड 16 4 का, तो 64% डिक्रीज होगा। दैट इज क्लियर। एंड ऑर्गन टाइम ओपन इन वन एंड इज वाइब्रेटिंग इट्स फर्स्ट मोड, एंड इन द रेजोनेंस विद अनदर वाइब्रेशन। तो दोनों रेजोनेंस में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फर्स्ट वाले जो पाइप है एक साइड से ओपन है और फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, एंड अगर एक साइड से ओपन है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3v/4l के इक्वल होगी। ओके, 3v/4l। एंड अगर जो सेकेंड वाला पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक, तो उसकी हो जाएगी 3v/2l। तो L2/L1 या L1/L2 की वैल्यू क्या होगी? L1/L2 की वैल्यू हो जाएगी 2/4 विच इज 1/2, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, वो पार्ट डिफरेंस जो होता है दैट इज 2π/λ इंटू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस के इक्वल होता है। फेज डिफरेंस यहाँ पर 60 डिग्री विच इज π/3, तो विल गेट दिस λ/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। In the resonance experiment, two air columns of 100 and 120 long having 15 beats per second. Beats frequency कितनी है? 15 beats per second है। तो velocity of sound in the air column, तो पहली जो एयर कॉलम है विच इज क्लोज एट वन एंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि NV/4l, तो N1 लेंगे तो डेट विल बी V/4l1 माइनस V/4l2, एंड दैट इज गिवन बाय 15। तो V/4 अगर मैं कॉमन निकालूँ, फर्स्ट की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर विच इज 1 मीटर, और सेकंड की लेंथ कितनी है 1.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ से मुझे 1 माइनस 10/12 इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा। सो डायरेक्टली मैं v की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, V/4 इंटू 2/12 इक्वल टू 15, और v इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 6, जस्ट 360 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन। एक ट्रैवलिंग वेव है जिसके इक्वेशन है डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय ω/k, k की ओमेगा इज गिवन बाय 4, k इज गिवन बाय 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड, मीन 0.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज सी ऑप्शन। द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो होगा वो T² इक्वल टू 4π² r³ के इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली कि वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो यस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है।
द मास ऑफ द सैटेलाइट, तो मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब वो इंडिपेंडेंट होगी मास ऑफ द सैटेलाइट पर। ये जो मास होता है वो मास ऑफ द प्लैनेट होता है, नॉट द सैटेलाइट। ओके, सो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। स्ट्रिंग इज क्लैम्ड एट बोथ द एंड्स एंड इज वाइब्रेटिंग इन द फोर्थ हार्मोनिक। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इज दिस, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो फोर्थ हार्मोनिक में है, मतलब हम लेंगे 4v/12। ओके, अब यहाँ पर देखो तो मुझे वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी में इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा इज गिवन बाय 0.157, सॉरी 200 पाई, एंड के इज गिवन बाय 0.157। तो 200 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 0.157, तो 0.157 का 20 टाइम्स ये होगा, तो ये 4000 हो जाएगा। तो अगर ये 4000 है तो 2 इंटू 4000 डिवाइड बाय लेंथ फाइंड करनी है, एंड ओके, एक्चुअली नॉट नीडेड ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। बिकॉज अगर एक स्ट्रिंग है जो फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, तो उसका जो शेप होगा वो समवट कुछ ऐसे होगा। ओके, सो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो इक्वल होगी 2 लैम्बडा के। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर 2 लैम्बडा के इक्वल है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट लैम्बडा इज गिवन बाय, यहाँ पर लैम्बडा कितना है, तो लैम्बडा यहाँ पर के की वैल्यू 0.157, इट विल बी 2 पाई बाई के, जिसमें 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 0.157 हो जाएगा। सो दिस इज 20 एंड 24 आर 80। सो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। A progressive wave traveling along the positive x-axis is represented by the equation a sin kx minus omega t plus phi. Its snapshot at t equal to 0 is given in the figure. For this wave, the phase differences phases. तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ये नेगेटिव ऑफ साइन के इक्वल है। ओके, तो ये फेज कितना होगा? अगर प्योर साइन होती है, प्योर साइन, तो वी कैन से कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही, बट इंस्टेड वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो एंगल का डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स का, वो पाई के इक्वल होगा। सो आंसर डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? पाई। ओके, राइट नाउ वो जो इक्वेशन है वो माइनस ए साइन के इक्वल है, ये इक्वेशन है। तो माइनस को हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पाई होगा, फेस टू फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ द अर्थ स्लोज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, के रोटेशन जो होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रेविटी से एक्सेलरेशन होगा वो उसमें जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन। सो यस, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज मिनिमम। अब इक्वेटर पर एक्चुअली अर्थ की एक्सिस से फारडेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर होता है। तो इक्वेटर पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा एंड पोल पर सबसे कम होगा, बिकॉज पोल एग्जैक्टली एक्सिस पर ही लाई करते, तो वहाँ पर एक्चुअली बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। सो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो हमारा आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 is true, but statement 2 are false. Next is this. Amplitude and phase of a wave that is formed by the superposition of two harmonic waves are given by this. तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो दो वेव्स हैं, नेट एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करें तो नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा? नेट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा या cos ऑफ फाई। a1 मतलब फर्स्ट का एम्पलीट्यूड विच इज 4, a2 मतलब सेकंड का एम्पलीट्यूड विच इज 2। ओके, a1 और a2 कितना लेना है कि 4 and 2 लेना है, एंड cos ऑफ फाई कितना लेना है विच इज द फेज डिफरेंस, जो 2 पाई बाई 3 है और यहाँ पर 0 है।
सो आई विल राइट 2π/3. सो ये हो जाएगा 16 + 4 + 16 cos 2π/3 की वैल्यू होती है -½ सो 8 हो जाएगा, मतलब ये 20 - 8 होगा, एंड 20 - 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी √12 विच इज़ 2√3. ओके, फिर हमें फेज भी फाइंड करना है. तो फेज क्या होगा, फेज विल बी द वेक्टर की डायरेक्शन हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो वेक्टर की जब भी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan ऑफ थीटा और फाई इज इक्वल टू ओके. ये इक्वेशन है वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. सो मैं ये वाले वेक्टर के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन फाइंड करूंगा. तो a2 कितना गिवन, a2 इज गिवन बाय 2 sin फाई मतलब फेज विच इज 2π/3 अपॉन a1 कितना गिवन है, तो दैट इज 4 + 2 इंटू कॉस 2π/3. sin 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2 एंड cos 2π/3 की वैल्यू होती है -½ सो यहाँ से मुझे ये आंसर मिलेगा √3/3 विच इज़ 1/√3. तो अगर tan θ 1/√3 तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/6 होगी. मतलब आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन. 2 planets of equal mass are having their period of revolutions T and TB such that T equal to 2TB. These planets are revolving in the circular orbits of radii RA and RB. Which one of the following will be the correct relationship of the orbit? तो टाइम पीरियड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है r³ से. सिवाइल से TA/TB डेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA³/RB³. अब TA/TB अगर देखो यहाँ से TA/TB की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी, सॉरी 2 मिलेगी. ओके, एक्चुअली स्क्वायर है, T², सॉरी, तो ये 4 हो जाएगा. तो RA³ जो होगा वो 4RB³ के इक्वल होगा. ओके, सो ऑप्शन आएगा सी. दिस इज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड. The angular moment of a planet M moving around the sun in elliptical orbit is delta, magnitude of the radial velocity. तो radial velocity का magnitude फाइंड. radial velocity is given by, जो radial velocity होती है वो होती है हाफ into radius multiplied by the velocity. Okay, so divide by time. तो यहाँ से अगर मैं m मल्टीप्लाई कर दूँ, m डिवाइड करूँ, तो mvr क्या हो जाएगा, सॉरी दिस. ओके, अब यहाँ पर मास मल्टीप्लाई कर दूँ और मास डिवाइड कर दूँ, तो mvr l के इक्वल हो जाएगा. मतलब हमारा आंसर आएगा l/2m विच इज डी ऑप्शन. A closed and an open pipe have same lengths. If the ratio frequency of the seventh overtone is a-1/8 and the value of a is what? Closed pipe का जो seventh overtone होगा, seventh overtone of the closed pipe will be that will be, अगर मैं सारे overtones देखूँ तो closed pipe में n की वैल्यू 1 होती है, then 3 होती है, then 5 होती है, then 7 होती है, then 9 होती है, then 11 होती है, then 13 होती है, then 15 होती है. These are all the odd multiples of v/4l होता है. तो ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ. तो सेवंथ ओवरटोन कितना होगा, 15 v/4l के इक्वल होगा. एंड ओपन पाइप के लिए जो सेवंथ ओवरटोन होगा वो 8v/2l के इक्वल होगा. तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो फाइंड करूँ, 15v/4l डिवाइड बाई 8v/2l, सो यहाँ से v/l कैंसिल, दिस 2 4s मतलब डेट विल बी 15/16 एंड इसकी वैल्यू a-a/a के इक्वल है. सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी. सो आवर ऑप्शन विल बी सी. तो यहाँ पर देखिए वापस 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास m एंड दे आर मूविंग अराउंड अ सर्कल
of radius a under the action of the mutual gravitational attraction, the angular speed of each particle. तो वापस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे, तो दैट इज mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो v या दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में, तो 2a के इक्वल होगा और रेडियस a के इक्वल है. सो यहाँ से मुझे जी एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल मिल जाएगा, जी एम डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा. सो एक ए कैंसिल कर दूँ तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई 4a और जी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई 4a. हमें यहाँ पर एंगुलर स्पीड पूछी है, सॉरी. तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाई ए हो जाएगा. v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर. तो अगर मैं a को यहाँ पर डिवाइड कर दूँ और रूट के अंदर ले लूँ तो ये 4a क्यूब हो जाएगा. सो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन. The radius vector from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time and thus area velocity of planet is constant. That is correct option. Okay, there is a law of areas for Kepler's law. For a central force field, the angular momentum is a constant. Yes, that is also true. कि central force field में जो torque होता है, net torque, external torque, वो zero होता है. तो angular momentum always क्या रहेगा, conserve रहेगा. So A and B both are true. And actually एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने की वजह से ही एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. सो वी कैन से इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब मेथड. रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड टू अकर एट टू सक्सेसिव लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, L1 इक्वल टू 13, L2 इक्वल टू 17 एंड V इज इक्वल टू. और देखो रेजोनेंस ट्यूब में एक साइड ओपन एक साइड क्लोज होता है. अगर ये दोनों लेंथ सक्सेसिव लेंथ पर अगर रेजोनेंस अकर हुआ तो लेट्स से मे बी फर्स्ट लेंथ ऐसे कुछ होगी एंड जो सेकेंड लेंथ होगी वो ऐसे कुछ होगी, एक साइड नोड और एक साइड एंटी नोड. तो यू कैन सी हियर कि दो सक्सेसिव लेंथ, दो सक्सेसिव हार्मोनिक्स के बीच में जो गैप होता है वो लैम्ब्डा बाई 2 के इक्वल होता है. ओके, कि एक ट्यूब पहले बनाई होगी, ऐसा एक ट्यूब होगी, एक साइड से क्लोज होगी, यहाँ पर एक पिस्टन होगा. ओके, दिस इज द सिलेंडर, एक साइड से ओपन होगी. तो पहले एक ऐसे कुछ बनेगा एंड बाद में जब पिस्टन पुश करेंगे तो बाद में ऐसा कुछ होगा. बट दोनों लेंथ, सक्सेसिव लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, लैम्ब्डा बाई 2 के इक्वल होगा. सो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि L2 माइनस L1 की वैल्यू लैम्ब्डा बाई 2 के इक्वल होगी. सो यहाँ पर 70 माइनस 30 की वैल्यू लैम्ब्डा बाई 2 के इक्वल होगी, मतलब लैम्ब्डा बाई 2, लैम्ब्डा कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर. अब मुझे फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. वेलोसिटी कितनी लेनी है 480, सॉरी हमें फाइंड करना है वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्ब्डा टाइम्स न्यू. लैम्ब्डा इज गिवन बाय 0.8 मीटर में, न्यू इज गिवन बाय 480. सो अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये 384 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगा. मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन. A planet in a distant solar system is 10 times more massive than the Earth and its radius is 10 times smaller. Given that the escape velocity from the Earth is 11 km per second, the escape velocity from the surface is, the escape velocity is root of 2 gm by r. तो वो जो planet है उसका let's say अर्थ के escape velocity है, तो planet के escape velocity कितनी हो जाएगी कि m की जगह पर मैं पुट करूँगा 10m एंड आर की जगह पर पुट करूँगा r बाई 10. सो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 gm बाई आर विच इज़ 10 इंटू रूट ऑफ 2 gm बाई आर एंड रूट ऑफ 2 gm बाई आर इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. मतलब एस्केप वेलोसिटी 10 टाइम्स ज़्यादा होगी. 10 टाइम्स ज़्यादा मतलब 10 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ सी ऑप्शन.
Going to next, the satellite of the Earth is revolving in a circular orbit with a uniform speed v. If the gravitational force suddenly disappears, the satellite will, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर हो जाए तो जो सैटेलाइट होगी वो क्या करेगी कि मूव इट वेलोसिटी वी टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट. ओके, टेंजेंशियली मूव करने लगेगी. बिकॉज ऐसे जब मूव करिए तो अचानक से अगर यहाँ पर कम हो जाए तो वो बिल्कुल अब स्ट्रेट जाएगी. तो कोई फोर्स ऐसा नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे. Which of the following is the evidence to show that there must be a force acting on a directed towards the sun? Deviation of the falling bodies towards east, revolution of the earth around the sun, phenomena of day and night, apparent motion of earth, sun around the earth. So the revolution of the earth around the sun, okay, that is the reason, evidence. The force of gravitation is conservative force. And the change in the value of g at a height h about the surface of the earth is the same at a depth x below it. तो delta g at depth is equal to delta g at height, same है. तो हमें फाइंड करना है कि what is the relation between x and h. डेप्थ में जाएंगे तो कितना चेंज होता है, तो डी जी इंटू डी बाई आर के इक्वल चेंज होता है. और हाइट पर कितना चेंज हो रहा है, जी इंटू टू एच बाई आर के इक्वल चेंज होता है. तो यहाँ से आर गया, यहाँ से जी गया, डी की वैल्यू यहाँ पर एक्स की बना, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टू एच के इक्वल हो जाएगी. तो बॉडी ऑफ मास m is on the earth surface and the mass of the same body on the moon surface will be, तो mass will remain same only. Okay, C option. Gravitational potential energy of a body of mass m at the earth surface is minus mgr. Its gravitational potential energy at a height re from the earth surface. तो when it will go at a height r, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस जी एम एम अपॉन आर. बाद में कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर हो जाएगी. तो एज यू कैन सी पहले के कंपेरिजन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ हो गई. तो अगर पहले माइनस एम जी आर है तो बाद में कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी आर बाई टू हो जाएगा. विच इज डी ऑप्शन. वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सर्फेस इज 10 मीटर पर सेकंड. सेंटर ऑफ द अर्थ पर चारों डायरेक्शन में से फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, जी विल बी आल्सो जीरो. The kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth surface to infinity. तो kinetic energy will be equal to half m v square. जिसमें v क्या होगा, escape velocity होगी. escape velocity की फॉर्मूला होती है रूट ऑफ 2gr. उसका स्क्वायर करेंगे अब, so हमें mgr आंसर मिलेगा, which is C option. Okay, that's all. These are all the 45 questions which were asked in NEET April batch paper. Thank you.